हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम गुप्ता या शुभम संभव। और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का ये कमाल का पाठ, डायरी का एक पन्ना। बच्चों, ये जो चैप्टर है इसके लेखक है सीताराम सेक्सरिया जी। ठीक है, काफ़ी लोग इनके नाम के ऊपर मजाक भरी टिप्पणी भी करते हैं, हो सकता है मेरा उच्चारण भी गलत हो, पर सीताराम जी जो है ये काफ़ी अच्छा नाम है। और साथ ही साथ माता सीता और रघुनंदन श्री राम का नाम तो आता ही है। साथ ही साथ ये उन शख्स की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष में योगदान दिया है, तो इनका नाम हमेशा सम्मान से लेना चाहिए। तो सीताराम जी ने ये जो पाठ लिखा है, ये पाठ दरअसल एक डायरी है जो 26 जनवरी 1931 को लिखी गई है। आमतौर पे बच्चों आप सोच रहे होंगे सर ये क्या किया है आपने, ये तो आप चैप्टर का ही पीडीएफ खोल करके पढ़ा रहे हैं। आमतौर पे आपने मेरी वीडियोस देखी होगी, एडू मंत्रा पे हिंदी का पूरा कंटेंट मैंने ही पढ़ाया है। तो चाहे अगर हम फेस कैम वीडियोस की बात करें जिसमें मेरा चेहरा दिख रहा है, या उन वीडियोस की बात करें जिसमें चेहरा नहीं दिख रहा। आमतौर पे प्रेजेंटेशंस बनाते हैं ना हम, चेहरा दिखे ना दिखे पीपीटी के जरिए पढ़ाते हैं। पर ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं बच्चों, कई सारी घटनाएं हैं जो एक साथ नहीं बताई जा सकती, इसलिए यहाँ पे चैप्टर का पीडीएफ लेकर के लाइन बाय लाइन बताना ज़रूरी है ताकि बच्चे खो ना जाए कहीं। ये जो पाठ है बच्चों, फटाफट सबसे पहले पाठ समझने से पहले पाठ प्रवेश जो है वो हमें समझना होगा। ठीक है, पाठ प्रवेश यानी कि पाठ किस बारे में है ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक एक लाइन से पढ़ते हैं। जो बच्चे चाहे वो इसी वक्त अपनी वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी माफ़ कीजिए अपनी टेक्स्ट बुक ले सकते हैं, ताकि लाइन बाय लाइन जब मैं पढ़ूंगा और टेक्स्ट बुक डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग बताऊंगा तो वो भी लिख सकते हैं पेंसिल से। ठीक है। अंग्रेज़ों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। बात तो सही है। इस सत्याग्रह यानी कि सत्य का आग्रह, यानी कि हम आपसे ये आग्रह कर रहे हैं कि जो सत्य है आप उसको स्वीकार करो। एक सत्य जान लो बच्चों, मैं यहाँ शिक्षण देने आया हूँ, केवल पाठ पढ़ाने नहीं। ये वो सभ्यता है जहाँ पे हमेशा यही कहा गया कि सत्य सूर्य की तरह होता है। मनुष्य यदि अपनी आंखें बंद भी कर ले फिर भी उसे सूर्य का प्रकाश अवश्य दिखाई देता है। जिस प्रकार आंखें बंद करने वाले को भी सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है, उसी प्रकार कोई अपने धर्म का पालन करे या ना करे, उसका वहन करे या ना करे, जो उसके लिए करना सही है वो करे या ना करे, पर हर किसी को थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर होता है कि सही काम क्या है। है ना। तो वो भी यही चाहते थे कि अंग्रेज़ों को ये रियलाइज़ कराना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानते थे कि भारत को हम ज़बरदस्ती वीडियो में जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रियलाइजेशन काम आया नहीं आया, हुआ क्या वो बताना मेरा कर्तव्य है और मैं उससे पीछे नहीं मुड़ सकता। ठीक है। इस आंदोलन में जनता में आज़ादी की अलग जगाई, इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की अलग जगाई। सत्याग्रह से सबको लगा कि हाँ यार, हम आज़ादी की अलग यानी कि आज़ादी की ज्योत जलाई, आज़ादी की एक ऊर्जा लेके आ गए लोगों के अंदर। देश भर में माफ़ कीजिए देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर थे। देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में, ये जो संग्राम, ये जो संघर्ष हो रहा है, जो स्ट्रगल हो रही है किसके लिए, आज़ादी के लिए, उसको महासंग्राम कहा है। सर्वस्व यानी कि अपना अपना सब कुछ न्योछावर कर रहे हैं, अपना तन भी न्योछावर कर रहे हैं, अपना मन भी न्योछावर कर रहे हैं। मन से वहां हैं, मन से लड़ रहे हैं, और तन से अगर प्राण भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप सोच रहे होंगे सर सबकी सोच ऐसी नहीं होती, पर ये उस समय की बात है ना बच्चों, सोच करके देखो ना। आज जब हिंदू मुसलमान बीजेपी कांग्रेस के ऊपर लड़ते हैं, पर एक ऐसा समय था जब देश के वर्चस्व पर ही सवाल उठ रहे हैं, तो तब हर शख्स होता है ना यार, ठीक है अपने जो भी लफड़े हैं साइड में रखते हैं, पहले देखे तो हो क्या रहा है, नहीं तो हम ही नहीं बचेंगे। हमारी सभ्यता को ही खत्म कर दिया जाएगा, और काफी हद तक वो खत्म कर भी दी गई। लेकिन हम किस्मत वाले थे, या फिर जो भी आप कहे, कि ये सभ्यता इतनी विशाल थी और इतनी गहराई थी कि नालंदा के सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स, नालंदा के सभी पृथिकों को रात भर जलाने के बाद भी इस सभ्यता ने अपना गुण नहीं छोड़ा। एक और सत्य जान लो, पारे के स्पर्श से सोना सफेद पड़ जाता है पर तांबे पर कोई असर नहीं पड़ता। गुणवत्ता मायने रखती है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1930 को गुलाम, हम कौन सी लाइन पढ़ रहे हैं, हम 4th लाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं इंडिकेट कर देता हूँ। 26 जनवरी माफ कीजिए 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार, क्या गुलाम भारत में, यानी कि अब तक भारत जो है वो आज़ाद नहीं हुआ है,
26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। बिल्कुल सर, स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को मनाया जाता है, ये गणतंत्र दिवस क्यों बता रहे हैं? एक समय ऐसा था बच्चों जब 26 जनवरी को ही भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मानता था। ये तो हमारा संविधान जब 1950 को लागू हुआ तो उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं, संविधान जब से लागू हुआ है तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और जब अंग्रेज़ों ने ऑफिशियली हमारा इंडिपेंडेंस पैक्ट जो है वो साइन कर दिया, वो 15 अगस्त को किया, तो फिर हम 15 अगस्त साइन तो पहले ही कर दिया था, पर पाकिस्तान 14 अगस्त को और हम 15 अगस्त को, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे हमने अपना डिसाइड किया, निर्धारित किया। पर एक समय ऐसा था आज़ादी से पहले जब 26 जनवरी को भारतीयों ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तब वो अलग लेवल पे काम करते थे, वो दिन चुन लिया था कि इस दिन भारत अपना स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाएगा। ठीक है, अब 26 जनवरी 1930 को आज़ादी तो मिली नहीं थी, लेकिन सभी भारतीयों ने निर्णय किया कि हम एक आज़ाद देश है, हम एक आज़ाद मुल्क हैं। तो आज से यानी कि 26 जनवरी 1930 से हम आज़ादी जो है वो मनानी शुरू करेंगे। 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और अंग्रेज़ों तो वो तो तिलमिला गए, तो ससुरे हमने तुमको छोड़ा नहीं, आज़ादी दिया नहीं, तुम अपने मनमर्जी भाई, मतलब आज़ादी खुद ही मान ली, खुद ही की मानी हुई आज़ादी। तो ये जो है ये शुरू हुआ। हालांकि एक बात आपको जो याद रखनी है कि ये जो चैप्टर है इसमें 1931 का वृत्तांत बताया गया है। शुरुआत 1930 से हुई थी, 26 जनवरी 1930 को। इस चैप्टर में जो भी घटनाएं बताई गई हैं वो 26 जनवरी 1931 की बताई गई हैं। ठीक है, ये एक डायरी है बच्चों, तो इसमें सारी चीज़ें भूतकाल में लिखी होगी, पास्ट टेंस में, कि दिन भर में जो सब हो चुका है वो शाम को सोने से पहले लेखक जो हैं अपने सीताराम जी अपने जो है डायरी में लिखते हैं। और उस डायरी के कुछ पन्ने, पूरी डायरी नहीं, उस डायरी के कुछ पन्ने जो हैं इस पाठ के तौर पे आपको बताया जाए, ताकि वो बच्चा जो आज ये वीडियो देख रहा है कान में ईयरफोन डाल करके पीसी या मॉनिटर के सामने, जो आज एक कंफर्टेबल चेयर या तकिए पर बैठा है या फिर शायद पलंग पर बैठा है या लेटा है वो इस बात को जाने कि जिस आज़ादी की वो अनुभूति कर रहा है उस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए कभी संघर्ष किया गया होगा। आज वो जो कुछ चाहे वो कर सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, फिलैंथ्रोपिस्ट बनने के बारे में सोच सकता है, ऑस्कर जीतने के बारे में सोच सकता है। लेकिन एक समय ऐसा था जब इन सब सोचों के लिए समय ही नहीं था। जब देश ही आज़ाद नहीं है तो या तो संघर्ष करो आज़ादी के लिए या फिर रोजी रोटी के लिए। तो ऐसे दौर में हमारे पूर्वज ऐसे दौर से निकल चुके हैं, इसके बाद ये स्वर्णीय दौर आया है जिसमें हम जी रहे हैं। तो हमें इस टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, जो हो गया उसे भूल जाओ। आज ही से कुछ अगर अच्छा करना शुरू कर दोगे तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, और मेरा ये आशीर्वाद है कि जो भी मैंने पढ़ाया है वो जीवन में भी काम आना चाहिए। और आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, 26 जनवरी 1930 को मनाना उन्होंने शुरू किया। आगे भी ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। आज़ादी तो हालांकि 1950 में 47 में मिली, उसके 2.5 साल बाद यानी कि करीब 1950 में, 2.5 क्यों सर, 47 से 50 3 होते हैं ना, अगस्त को आज़ादी मिली ना, तो आधा 1947 तो निकल चुका है। तो करीब 2.5 साल बाद जो है 1950 में हालांकि गणतंत्र दिवस मनाया गया, पर गणतंत्र दिवस को ही पहले हम स्वतंत्र दिवस की तरह देखते थे। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, आगे बढ़ते हैं। चलो, प्रस्तुत पाठ में लेखक सीताराम जी की जो वो कामना कर रहे हैं, अनंत लोगों को उन्होंने जो देखा, लोग जो आक्रोश से भरे थे, जो संघर्ष उन्होंने देखा कि हाँ यार, कोई चाहे हलवाई है या फिर चाहे कोई सुनार है, सब जो हैं वो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने अपने मकानों को सजा रहे हैं, थोड़े डंडे पड़ रहे हैं, पर साथ में जो नारे लगा रहा है उसको देख करके हंस रहे हैं और फिर नारे लगा रहे हैं। ये मैं कुछ मनगढ़ंत नहीं बता रहा, आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें पता चलेंगी, है ना। तो ये सारी पूरा पाठ प्रवेश पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फटाफट आपको पाठ प्रवेश इसलिए पढ़ाया जाता है कि पाठ किस बारे में, पाठ में प्रवेश करने से पहले आप ये जान लें। ये पाठ 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1931 का पूरा वृतांत है। यानी कि एक स्वतंत्र दिवस मना चुके हैं 26 जनवरी को, अब दूसरे में क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ जो है आपको बताई जाएगी। ठीक है, और हाँ, ये जितना भी वृतांत है ये सिर्फ कोलकाता का बताया गया है, कोलकाता का। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि कलकत्ता में क्या क्या हुआ इसका जिक्र जो है यहाँ पर किया गया है। ठीक है, सिर्फ कोलकाता की बात यहाँ पे की जा रही है। ऑलराइट, यानी कि लेखक उस समय कलकत्ता में थे, तो कलकत्ता में जो हुआ
उसका पूरा वर्णन जो है किया गया। अब चलिए पाठ को शुरू करते हैं। 26 जनवरी 1931। आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। दूसरा 1930 में एक मनाया जा चुका है, 1931 में एक मनाया जा रहा है अभी। और क्या क्या हुआ आज के दिन वो लेखक सब आपको भूतकाल में पास्ट टेंस में बताएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो चुकी है। लेखक बाद में डायरी लिख रहे हैं। डायरी हमेशा लोग सोने से पहले ही लिखते हैं ना, क्योंकि पूरा दिन बीत चुका है। एक और ज्ञान की बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, वो ये है कि डायरी में हम कभी भी अपनी दिनचर्या नहीं लिखते कि मैं सुबह उठा, मैंने रूटीन किया, उसके बाद मैंने अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम देखा, शाम को दोस्तों के साथ खेलने गया, आया, फिर एक न्यूज़ बुलेटिन देखी। ये सब नहीं लिखते हैं जो रोज़ करते हो। डायरी में अगर कुछ विशेष हुआ हो, कि अगर आपकी किसी दोस्त के साथ लड़ाई हुई हो, या कोई नया दोस्त बना हो, या अचानक से आपने मम्मी पापा में कोई बदलाव देखा हो, या आपके मन में अजीब सी विचार आ रहे हो, ये सब डायरी में लिखते हैं। लेकिन सर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि मन में कुछ भी अलग से नहीं आया, मतलब आम सही दिन गया, तो क्या हम डायरी लिखें ही ना? बिल्कुल लिखेंगे। पहले तो यही मेंशन कर देंगे कि आज का दिन औरों से अलग नहीं था, और फिर इस वक्त आपको जैसा लग रहा है वो आप अपनी भावनाएं डायरी में लिखोगे। देखो डायरी जो है वो क्यों लिखी जाती है? रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं बच्चों। डायरी रिकॉर्ड रखने के लिए, अरे जिसके साथ हो चुका है उसको तो पता है, वो रिकॉर्ड क्यों रख रहा है? डायरी इसलिए लिखी जाती है, डायरी इसलिए रखी जाती है, इसका प्रचलन है ताकि लोग जो हैं वो सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सके। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी। इंट्रोस्पेक्शन यानी कि खुद के बारे में सोचना, सेल्फ रिफ्लेक्ट यानी कि खुद के अंदर झांकना, खुद के अंदर देखना, है ना। कि जब वो खुद से बात करना, भूत की तरह बड़बड़ाओगे तो लोग तो सोचेंगे पागल है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी खुद से बात करना भी ज़रूरी है। पर लोग डायरी लिखते थे ताकि वो कहते हैं ना, लिख करके जो आप चीज़ें करते हैं ना वो जल्दी याद होती है, उससे आप जल्दी कनेक्ट कर पाते हो। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जब मैं चैप्टर पढ़ा लूँगा ना, तो इसके बाद जो जो 3-4 मेन पॉइंट्स आपके दिमाग में आएंगे ना, एक पेपर पेन लेके लिख दो। अरे नोटबुक में मत लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ सर ने ये बताया था, ये आज़ादी के बारे में है, 1931 का वृतांत बताया गया है। डायरी है तो सब पास्ट टेंस में ही लिखा है। सीताराम जी, हाँ सीताराम, रघुनंदन राम और सीता जी का पाठ है ना। और सर ने कुछ ज्ञान की बातें भी बताई थी साथ ही साथ, है ना, वो ज्ञान की बातें भी कुछ कुछ लिख दो। सर सत्य सूर्य कुछ कुछ बता रहे थे, पता नहीं इतना समझा नहीं पर अच्छा बोल रहे थे। तो जब हम अपनी भावनाएं ऐसे लिख देते हैं ना, तो ये चीज़ जो है ये परमानेंटली हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो अपनी याददाश्त को, और हर दिन से कुछ ना कुछ सीखे हम, इसीलिए डायरी लिखी जाती है। ठीक है, ये कोई आदत नहीं है जो अमीरों की है, ये बहुत अच्छी आदत थी जिसको लोगों ने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। एनीवेज बच्चों आगे बढ़ते हैं। और इस वर्ष भी, इस वक्त कहाँ पे हैं हम, और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी। यानी कि एक स्वतंत्र दिवस मन चुका है 26 जनवरी को, 15 अगस्त को नहीं। एक स्वतंत्र दिवस मन चुका है, अब दूसरा मनाएंगे। काफ़ी तैयारियां की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। गत वर्ष यानी कि पिछले वर्ष, बीता हुआ वर्ष जो है 1930 में, जो कि जबकि पहली बार मनाया था स्वतंत्र दिवस भारत ने, गुलाम भारत ने, आज़ाद नहीं हुआ है अभी तक। तो जब पहली बार इससे पहले मनाया था पिछले साल, तो बहुत साधारण सा था। मतलब कि ठीक है, लोगों को पता चला तो लोग हाँ आज़ाद हो गए, ऐसे 2-4 बातें कर रहे थे, कहीं थोड़े बहुत नारे लगाए, आम सी बात हो गई। पर इस वर्ष जो जितना दे सकता था उसने उतना दिया। केवल प्रचार में 2,000 रुपये खर्च कर दिए गए। उस समय 2,000 यानी कि 20 लाख पकड़ के चलो, बहुत पैसा खर्च किया। 2 मिलियन रुपीज़, है ना। 1 मिलियन 10 लाख होता है, जिन्हें नहीं पता। अरे सर मुझे तो पता है, अबे बहुत लोग हैं, ठीक है, तुम अकेले नहीं हो लक्ष्मण, और भी लोग हैं, ठीक है। इस वर्ष जितने, सही मैंने कहा, सारे काम का भार लोग अपने ऊपर समझते हैं। और किसी तरह जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी लोगों को घर घर जाकर के समझाया। क्या लिखा है यहाँ पे? सारे काम का भार अपने समझते थे, यानी कि सब लोग काम का भार अपने ऊपर समझते थे। और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे, है ना, उनके घर जा जा कर के समझाया था। सभी कार्यकर्ताओं को समझाया गया था। कार्यकर्ता भी लोगों के घर जा जा कर के उन्हें समझा रहे थे कि हम सब अगर अब नहीं उठेंगे तो हमेशा के लिए लेटा दिए जाएंगे। तो अच्छा है कि कुछ उठ के करे। तो इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यकर्ता गए, और कार्यकर्ताओं को भी जागरूक करने के लिए लोग गए थे। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्र झंडा फहरा रहा था। बड़े बाजार के प्रायः यानी कि बड़े बाजार से पहले, बड़ा बाजार जो है, बाजार उस समय ऐसा होता था कि बहुत सारी दुकानें होती होंगी। जो आप गांव वगैरह जाएंगे तो बाजार आपने काफ़ी देखे होंगे। इनफैक्ट बाजार जो एक हिंदी वर्ड है, ये इंग्लिश डिक्शनरी में भी आपको मिलेगा। जैसे जंगल भी एक हिंदी वर्ड है
है ना। तो काफ़ी इंग्लिश के वर्ड्स हिंदी से इंस्पायर हो गए हैं। इवन पंडित वर्ड भी आप कहीं कहीं देख सकते हैं कि इंग्लिश में लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बड़े बाजार से पहले, बड़े बाजार में घुसने से पहले जो मकान आते थे रास्ते में, उन सब पे राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। ब्रिटिश इंडिया का नहीं, असली इंडिया का झंडा जो है वो फहरा रहा था। कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे, ऐसा मालूम होता था कि स्वतंत्रता मिल गई, मतलब बहुत अच्छे से सजाया गया कि बहुत ही कुछ हो गया, मतलब आज़ादी मिल ही गई देश को, स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे, है ना। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में, कलकत्ते के प्रत्येक भाग में झंडे लगाए गए थे, यानी कि पूरे कलकत्ता में हर जगह झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते से में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी, कि जो भी वो एक आम रास्ता जिससे लोग जाते थे अक्सर, मतलब कि हाँ यार कोई वड़ा लेने जा रहा है, कोई पाव लेने जा रहा है, कोई मतलब साइकिल की पंचर ठीक करवाने जा रहा है, मतलब आम रास्ता है ना, आम कामों के लिए लोग अपने घर जा रहे हैं काम से। उन रास्तों में एक नवीनता मालूम हो रही है, एक नयापन उन रास्तों में लग रहा है कि अब मतलब इन रास्तों में अब एक उत्साह है कि इस रास्ते पे जो लोग चल रहे हैं वो लोग आज भी आम हैं, पर उनकी सोच आम नहीं है, उनकी सोच एक आज़ाद शख्स की सोच है। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट तो भाई पहले नहीं हुई, कमाल की सजावट है। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। बच्चों, गश्त का मतलब होता है यहाँ पे, यानी कि पुलिस जो है वो भी एक तरीके से क्या कह सकते हैं हम, पुलिस गश्त यानी कि पेट्रोलिंग कर रही थी पुलिस, ठीक है। तो पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही थी अपनी, पेट्रोल यानी कि जो नगर के चक्कर लगा रही थी कलकत्ता में, क्योंकि कलकत्ता उस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव था, ठीक है, अपने आज़ादी के आंदोलनों में। एक समय पे भारत की राजधानी भी प्रदर्शन कर रही थी। ये क्या हो गया, हाँ, तो पुलिस जो है वो अपना प्रदर्शन कर रही थी फटाफट, ठीक है। मोटर लारियां जो है वो चल रही थी। मोटर लारियां में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। गोरखे उस समय के जो अधिकट्टी चड्डी या हाफ पैंट वाले जो मतलब पुलिस कांस्टेबल्स होते थे, आजकल तो फुल पैंट होती है, उस समय उनको गोरखा कहा जाता है। ऐसे गोरखा तो एक रेजिमेंट भी है इंडियन आर्मी में, खासकर असम से जो लोग, असम में ये रेजिमेंट, और सबसे खौफनाक और कमाल के रेजिमेंट्स में से एक है, यानी कि राजपुताना राइफल्स तो एक रेजिमेंट है ही जिनका काफ़ी नाम है, साथ ही साथ गोरखास का बहुत ज़्यादा नाम है, ठीक है। एनीवेज पॉइंट यहाँ पे ये है कि मोटर लारियाँ जो थी उन पे पुलिस जो है घूम रही थी, उनके सार्जेंट यानी कि कुछ बड़े अफसर भी भेजे गए थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे मोटे कांस्टेबल्स भेजे गए हैं। कितनी लारियाँ शहर में घुमाई जा रही थी। लारियाँ मतलब बच्चों गलत मत समझो, लारियाँ मतलब लॉरियाँ, लॉरियाँ यानी कि जो हम कहते हैं लॉरी वगैरह, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कि मतलब अगर कभी लोग इकट्ठा हो गए 20 25 30 गाड़ी में ठूस करके जेल भेज देंगे, सीधा डाल देंगे अंदर। बड़ी बड़ी गाड़ियां घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था, है ना। हॉर्स राइडर से, ये भारत की आज़ादी से पहले का समय है ना, तो घुड़सवार थे, मोटर गाड़ियां भी थी और घुड़सवार भी थे, गश्त लगा रहे थे, अपनी ताकत दिखा रहे थे कि तुम आज़ाद नहीं हो, लेकिन हिंदुस्तानी भी मानने को तैयार नहीं थे। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारी पुलिस को इसी काम में लगाया था, यानी कि आमतौर पे जो ट्रैफिक पुलिस होती थी, हाल अक्सर उस समय ट्रैफिक होता था बच्चों, थोड़ा बहुत होता था, तो ट्रैफिक पुलिस का काम था वही कि वो देखे कहीं रोड में दुर्घटना वगैरह हुई तो रिपोर्ट करे, अपना काम करे। पर ट्रैफिक पुलिस को भी हटा दिया गया था और ट्रैफिक पुलिस को भी बोला तुम भी गश्त लगाओ, तुम भी मदद करो शहर को अपनी ताकत का अंदाज़ा करवाने में, ठीक है। बच्चों 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 जो बड़े बड़े पार्क थे ना बच्चों, उनको बड़े बड़े पार्क और फिर जो मैदान थे उनको पुलिस ने सवेरे ही घेर लिया था। किस लिए? क्योंकि जो बड़े बड़े मैदान है, जो बड़े बड़े पार्क की जो ओपन स्पेस है, लोग यहीं पे तो गैदर होंगे ना, यहीं पे इकट्ठे होंगे, तो इनको पहले ही घेर लो कि लोग इकट्ठा होके हुड़दंग ना मचा पाए। अब हम इस पैराग्राफ पे आएंगे, इस पेज के लास्ट पैराग्राफ पे। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था, पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। मॉन्यूमेंट, अब बच्चों मॉन्यूमेंट क्या है ये पाठ में लिखा नहीं गया। मॉन्यूमेंट यानी कि कोई भी लैंडमार्क चीज़, कोई भी ऐसी मशहूर चीज़, फॉर एग्जांपल आपके शहर में, आप इस वक्त जिस शहर में बैठ के वीडियो सुन रहे हो, कोई मशहूर चीज़ होगी ना, कोई चर्च मशहूर होगा या फिर कोई मंदिर मशहूर होगा, या फिर पूजा पाठ की चीज़ें हटाए तो हो सकता है कि नेताजी की या फिर किसी अच्छे शख्स की मूर्ति जो है उसको सब जानते हो, या कोई चौक हो बच्चों, उस चौक के बारे में सब जानते हो। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी बिल्डिंग ज़रूरी नहीं है,
मतलब कोई भी एक छोटी सी स्टैचू भी चलेगी, ठीक है, प्रतिमा जिसको हिंदी में कहते हैं, कोई प्रतिमा, कोई इमारत, है ना, कुछ भी ऐसा जिसे लोग जानते हो, वो प्रसिद्ध होना चाहिए और उस नगर में हर किसी को उसके बारे में या कम से कम उसके नाम के बारे में तो पता होना चाहिए। तो ये एक प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट होगा। कलकत्ता में तो कई प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट थे, ठीक है। तो मॉन्यूमेंट के नीचे शाम को जहाँ सभा होने वाली थी उस जगह को भोर में 6 बजे से पहले ही पुलिस ने घेर लिया था। भोर यानी कि अर्ली मॉर्निंग बच्चों, है ना, अर्ली मॉर्निंग यानी कि भोर यानी कि अर्ली मॉर्निंग, ये जो 4 से मतलब 7 बजे से पहले आप कह सकते हो, वो अर्ली मॉर्निंग में घेर लिया था कि इधर लोग इकट्ठा ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत फेमस जगह है ऐसे भी हुड़दंग मचाने के लिए। लेकिन फिर भी कई जगह सुबह सुबह ही झंडा फहरा दिया गया था कि लोगों को पता था, पुलिस को पता है तो सुबह सुबह ही गश्त लगा देगी। तो लोग 3, साढ़े 3, 4, 5 बजे उठ करके 6 बजे से पहले ही कई जगह पर झंडे लगा दिए गए थे। श्रद्धानंद पार्क में अब यहाँ पे एक एक इंसिडेंट की शुरुआत हो रही है। मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ क्या चीज़ें हुई थी अब तक। 26 जनवरी 1930 नहीं, 26 जनवरी 1931 को दूसरा गणतंत्र दिवस, माफ कीजिए, दूसरा स्वतंत्र दिवस जो है भारत मना रहा था। इस बार हुआ ये कि पिछली बार की पुनरावृत्ति, यानी कि पिछली बार जैसा ही होना था, पिछली बार की तरह इस साल भी भारत 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस मना रहा था। पर गत वर्ष यानी कि पिछले वर्ष को तो बहुत साधारण सा हुआ था, बहुत आम सा मना लिया था, एवं ही कुछ लोग कहीं इकट्ठा हो गए, थोड़ी बहुत चीज़ें की। पर इस वक्त लोगों के अंदर एक अलग ही जोश था। मकानों को और दुकानों को तो इस तरीके से सजाया गया था मानो आज़ादी मिल ही गई हो। कई जगह पे बड़े बाजार से पहले जितनी बड़ी बड़ी दुकानें थे सब पर तो झंडे लगाए हुए थे, है ना। और लोगों को, और जो रास्ते थे, आम रास्ते भी, उनमें भी नवीनता मालूम हो रही थी कि जो आम रास्ते हैं वो भी नए से मालूम हो रहे थे, क्योंकि उन रास्तों पर चलने वाले लोगों की सोच अब आम नहीं है, क्योंकि अब उन रास्तों पर आज़ादी का जोश है, आज़ादी का मसला लोग लेकर के चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और फिर चीज़ें क्या हुई कि बड़े बड़े, और पुलिस भी जो है, ट्रैफिक पुलिस को भी बोला, ट्रैफिक क्या देखोगे तुम, ट्रैफिक पुलिस, मेन पुलिस, सारा पुलिस प्रशासन मिलकर के शहर में गश्त लगाओ, लोगों को इकट्ठा होने से रोको, उनको आज़ादी के नारे लगाने से रोको, हुड़दंग मचाने से रोको, इसके ऊपर लगी हुई थी, है ना। पुलिस बड़ी बड़ी लॉरियां लेकर के घूम रही थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, कि लोगों को भर करके फटाफट भेज सके जेल में या कहीं दूर, कि यहाँ पे इस शहर में ये हुड़दंग ना मचा पाए। और उसके बाद घुड़सवारों का भी प्रबंध किया गया था कि वो भी घोड़े दौड़ाते हुए आएंगे तो लोग डर के थोड़ा इधर उधर छितरा जाए, लोग मतलब भीड़ में आंदोलन ना करें, नारेबाजी ना करें, है ना। ये सारी चीज़ें हो गई कई जगह। और जो मॉन्यूमेंट है बंगाल का, उसके नीचे तो पुलिस ने माफ़ कीजिए, सुबह 6 बजे से ही पहरा देना, वहाँ पे लोग पुलिस जमा हो गई कि यहाँ कोई जमा हो के आंदोलन ना करे। फिर भी कई जगह पे लोग सुबह सुबह ही मतलब आंदोलन करने, सुबह सुबह ही लोगों ने झंडे लगा दिए थे। सुबह सुबह ही झंडा फिर जो है भोर में ही 6 बजे से पहले 4-5 बजे ही काफ़ी लोगों ने फहरा दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे पहला इंसिडेंट, श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा था। बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ, बंगाल प्रांतीय यानी कि बंगाल प्रदेश, बंगाल एरिया का, ठीक है, तो प्रांतीय हटा दो, बंगाल विद्यार्थी संघ, ठीक है। विद्यार्थी संघ यानी कि स्टूडेंट यूनियन, यानी कि स्टूडेंट यूनियन के मंत्री हैं ये एक तरीके से, यानी कि हो सकता है ये कोई स्टूडेंट ही हो या हो सकता है कोई टीचर भी हो, है ना। अविनाश बाबू। अब बाबू से सर क्या पता चलता है ना। बाबू से बच्चों ये पता चलता है कि जो बच्चे उत्तर पूर्व भारत से हैं, जैसे मैं भी हूँ, काफ़ी बच्चे होंगे उत्तर प्रदेश, बिहार से, तो इनफैक्ट झारखंड भी, तो वहाँ पे बाबू जो है ना वो सम्मान से लोगों के नाम के आगे लगाया जाता है, प्रेम से लोगों के नाम के आगे लगाया जाता है। जैसे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हम बाबू राजेंद्र प्रसाद जी भी कहते हैं, है ना, क्योंकि बाबू मतलब प्यार से लोग कहते हैं, है ना। बाबू मतलब वो बाबू सोना नहीं, ठीक है, मतलब प्यार से, सम्मान से, प्रेम से लोग कहते हैं। तो अविनाश बाबू यानी कि उनकी भी बड़ी इज्जत करते थे लोग। तो बंगाल प्रांतीय जो विद्यालय है उसके विद्यार्थी संघ के मंत्री थे, है ना। उन्होंने झंडा फहराया, झंडा गाड़ा, तो पुलिस ने उनको धर लिया पुलिस ने जो है उनको पकड़ लिया और लोगों को मारा या हटा दिया। अब वो बंगाल प्रांतीय यानी कि जो बंगाल है, बंगाल जो एरिया है, बंगाल स्टेट के जो स्टूडेंट्स यूनियन है, यानी कि पूरे स्टेट के जितने भी स्टूडेंट बॉडीज हैं उनका एक स्टूडेंट यूनियन होता है ना। जैसे आपके एरिया में जितने भी ऑटो वाले हैं सबका एक यूनियन है,
एक ही यूनियन है, ऐसे यूनियन कई होते हैं पर एक एरिया में तो एक ही यूनियन है। वैसे कोलकाता में जितने स्टूडेंट्स थे उनका एक यूनियन है, उस यूनियन के लीडर थे ये। तो अविनाश बाबू जब अपने ऑफ कोर्स इतने बड़े लीडर है तो अकेले तो चलेंगे नहीं, तो जब वो झंडा फहराने गए थे तो उनको पुलिस ने बीच में धर लिया और उनके साथ जो लोग थे काफ़ी लोगों को मारा पीटा गया, उन्हें हटा दिया गया। तारा सुंदरी पार्क में, हम इस वक्त कहाँ है, यहाँ पे तारा सुंदरी पार्क में बड़ी संख्या तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह जी झंडा फहराने गए तो वो भीतर ना जा सके। तारा सुंदरी पार्क, अब पहले दो चीज़ें समझो। एक तो ये कि तारा सुंदरी एक पार्क का नाम है। तारा जी जो है वो, जिनको नहीं पता, हिंदू माइथोलॉजी में उनका जिक्र किया गया है। एनीवेज पॉइंट यहाँ पे ये है, पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चों कि जैसा हमने पाठ को पहले ही बताया, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज़ों ने सुबह सुबह ही बड़े बड़े पार्कों को और मैदानों को घेर लिया था कि लोग यहाँ पे इकट्ठा ना हो, क्योंकि ओपन स्पेस में ही लोग इकट्ठा होंगे और फिर हुड़दंग मचाएंगे। तो ये लोग तारा सुंदरी पार्क में कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह जी गए। ठीक है, इनका नाम महान राजा हरीश चंद्र जी के ऊपर लिखा गया है। अब ये युद्ध मंत्री क्या होता है सर? बच्चों, युद्ध मंत्री यानी कि कांग्रेस पार्टी में या किसी भी पार्टी में कई तरीके के मंत्री होते हैं। कुछ मंत्री होते हैं जो समाज सुधारक होते हैं। समाज सुधारक यानी कि वो बच्चों जो मतलब समाज के लिए काम करते हैं, समाज की कुरीतियों का खंडन करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं अपने हक के लिए लड़ने के लिए। कुछ जो है वो प्रवक्ता होते हैं जो सिर्फ पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग जगह पर पे। कुछ मंत्री जो होते हैं बच्चों वो कार्यकर्ता होते हैं, यानी कि कार्यकर्ता यानी कि वो पार्टी के जितने भी कार्य हैं कि कहीं पर रैली करनी है या फिर कहीं पर टेबल टेंट लगाने हैं या लोगों को मुफ्त में खाना खिलाना है तो उसका प्रबंध यानी कि प्रबंधन में कार्य करते हैं। युद्ध मंत्री जो होते हैं वो इस बारे में काम करते हैं कि पार्टी की जितनी रणनीतियां हैं उन रणनीतियों को बनाने में और उन रणनीतियों के ऊपर काम करने में किसी भी पार्टी के युद्ध मंत्रालय का रोल होता है। अब जो भी पार्टी है उसके ये युद्ध मंत्री थे, यानी कि एक तरीके से उनके लीडर ही होंगे, है ना। तो ये सारी रणनीतियां बनाते थे कि हाँ अब दुश्मन तो अभी अंग्रेज ही है, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, अंग्रेज ही दुश्मन है। तो हाँ अंग्रेज़ों के आंदोलन, अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐसे आंदोलन करना है, वैसे आंदोलन करना है ना। तो ये युद्ध मंत्री थे कांग्रेस कमेटी के। ये जब पार्क में झंडा फहराने जा रहे थे अपने दोस्तों के साथ, इनको पुलिस ने घुसने ही नहीं दिया पार्क में, क्योंकि पुलिस पहले ही घेर चुकी थी। वहाँ पर भी काफ़ी मारपीट हुई और दो चार आदमियों के सिर फट गए। अब हिंदुस्तानियों ने भी बोला यार हम पार्क में जा रहे हैं झंडा फहराने, तुम्हारा क्या है, नहीं हम नहीं जाने देंगे। फिर वहीं पे उन धक्का मुक्की की, मारपीट हुई, काफ़ी कुछ के सर फटे अंग्रेज़ों के, कुछ कुछ हमारे भारतीय भाइयों बहनों के, लेकिन काफ़ी मारपीट वहाँ पर हुई। ठीक है, गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला। इस वक्त हम कहाँ पर हैं? गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको गिरफ्तार कर लिया। गुजराती सेविका संघ, सर ये गुजरात की सेविका संघ बंगाल में भी एक्टिव है बड़ा। कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए बच्चों, आज़ाद भारत में आज़ादी का जो आंदोलन था वो सब जगह होता था, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। पर कुछ एरियाज़ जो हैं जैसे दिल्ली और कलकत्ता, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, यानी कि ये हॉटस्पॉट थे एक तरीके से आज़ादी के। यानी कि ये कुछ ऐसे प्रांत थे जहाँ पे आज़ादी के आंदोलन सबसे ज़्यादा तेज़ी से होते थे। तो यहाँ पे हर कोई मतलब आंदोलन में जो है भाग लेता था। अब गुजराती सेविका संघ मतलब नाम है इस सेविका संघ का, पर इसमें पूरे देश भर में इनके ऑफिसेस थे। ठीक है, तो गुजराती सेविका संघ जो है उनका जुलूस निकला, उसमें लड़कियां थी, सेविका संघ। ठीक है, द मोमेंट आप इस शब्द को देखते हैं सेविका, सेवक नहीं सेविका, यानी कि ये एक विमेंस ऑर्गेनाइजेशन थी। बहुत सी लड़कियां, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि स्त्रियों और पुरुष का समान योगदान था भारत की आज़ादी में। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। झंडोत्सव माफ कीजिए, झंडोत्सव यानी कि झंडा का उत्सव, झंडे को फहराने का उत्सव जो है वो इन्होंने मनाया। 11 बजे यानी कि सुबह 11 बजे की बात हो रही है, इन्होंने झंडा फहरा दिया। जानकी देवी मदालसा, है ना, मदालसा बजाज नारायण आदि भी गई थी, यानी कि जानकी देवी जी, मदालसा जी, ये लोगों के नाम हैं। ये सब लोग भी गए थे मारवाड़ी विद्यालय की लड़कियों के साथ वहाँ पे मारवाड़ी विद्यालय में झंडा फहराने के लिए। ठीक है,
वहाँ पे इन लोगों ने लड़कियों को उत्सव क्या है, यानी कि आज़ादी जो का जो हम जश्न मना रहे हैं, मिली नहीं है, पर हमने तो भाई मान लिया है हम आज़ाद है, हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, हम खुद को गुलाम नहीं मानते। ये सारी चीज़ें समझाई गई वहाँ की औरतों को। एक बार मोटर में बैठकर, इस वक्त हम कहाँ हैं, एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था, यानी कि जगह 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 फ़ोटो उतर रहे थे। अपने भी फ़ोटो का काफ़ी प्रबंध फ़ोटो किसके उतर रहे थे, जो भी अंग्रेज़ के जो अफसर थे, उनके जो लीडर्स थे, उनकी फ़ोटो जो अलग अलग जगह लगा रखी थी उसको उतार रहे थे, है ना। अपने भी और क्या लिखा है यहाँ पे, 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़, अपने भी फ़ोटो का काफ़ी प्रबंध किया गया था। अपने भी यानी कि सीताराम जी जो है वो भी काफ़ी फेमस थे, तो उनकी फ़ोटो भी जो है उसको उतार नहीं रहे थे, उसको भी कई जगह पर लगा रहे थे। अपने भी, और एक तरीके से अपने भी यानी कि भारत के जो लोग हैं, जैसे कि मंगल पांडे जी हो गए और जो कुछ लोग हो गए, है ना, जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी फ़ोटो लगाई जा रही थी, अंग्रेज़ों की फ़ोटो निकाल करके। 2-3 बजे कई आदमियों को, इस वक्त हम कहाँ हैं, कई आदमियों को पकड़ लिया गया। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णदास और पुरुषोत्तम राय थे। पूर्णदास जी और पुरुषोत्तम राय, जिन्हें नहीं पता, इनका भी ये मतलब भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के नाम है ना। जैसे कि जानकी देवी जी, मदालसा जी, से सारे नाम याद रखने नहीं। सुभाष बाबू के जुलूस को, सुभाष बाबू ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आता है कभी कभी। कौन सुभाष बाबू? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बात हो रही है। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णदास जी पर था, यानी कि सुभाष बाबू, यानी कि देखो बाबू मतलब रिस्पेक्ट से लोग बुला रहे हैं। नेताजी का जो जुलूस था, नेताजी बहुत बड़े नेता है, उनके जुलूस को चलाने का, उनके साथ वो बहुत बड़े नेता है, तो उनके जुलूस का आयोजन करने में, उसे ऑर्गेनाइज करने में पूर्णदास जी जो है वो उसके प्रबंध में जो है जुटे हुए थे। ठीक है। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था, स्त्रियों का भी योगदान था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास प्रबंध भोर से था, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा, यानी कि अंग्रेज़ों ने सुबह ही पूरे मॉन्यूमेंट को घेर लिया था। यानी पर अब क्या है, 6 बजे से है ना, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6-7 घंटे हो गए। तो अब पहले जैसा प्रबंध, अब अंग्रेज़ों को भी लगा कि यार 6-7 घंटे में नहीं आए, शायद ये लोग अभी नहीं आएंगे, तो वो भी थोड़े ढीले पड़ गए वहाँ पर। ठीक है। मॉन्यूमेंट के पास प्रबंध भोर से था, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। यानी कि लोगों को लगा कि हाँ यार, पुलिस हमको नहीं रोक पाएगी अब, क्योंकि अब पुलिस भी थोड़ी ढीली पड़ रही है। 3 बजे से, इस वक्त हम कहाँ हैं, 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बना कर मैदान में घूमने लगे। आज तो बात भी वह निराली थी। यानी कि 3 बजे से लोग मैदानों में, 3 बजे यानी कि दोपहर को, यानी कि इंडियंस भी बहुत ऑपर्चुनिस्टिक थे। ऑपर्चुनिस्टिक यानी कि बच्चों अवसरवादी, अवसर देखा कि हाँ, सुबह सुबह अंग्रेज़ों को भी बहुत गश्त लगा रहे थे, धीरे धीरे जब उनके गश्त लगाने की फ्रीक्वेंसी कम हो गई, पकड़ लिया उन्होंने। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, यानी कि जो डांडी मार्च था, नमक आंदोलन थे, उसके बाद से ही चीज़ें शुरू हुई। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। यानी कि गांधी जी ने जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था कि वी विल नॉट ओबे यू, हम तुम्हारा कोई कानून नहीं मानेंगे और हम डांडी मार्च से ही शुरुआत करेंगे। तुम कहते हो कि नमक पर, जो मतलब हर इंसान खाता है, उस पर भी तुम शुल्क लगाओगे, टैक्स लगाओगे, हम तुम्हारा नहीं मानेंगे, हम जाएंगे और शुल्क मतलब निशुल्क या बिना शुल्क के, बिना टैक्स के हम अपना खुद का नमक लेंगे और यूज़ करेंगे, तुमको जो करना है तुम करो। तो ये शुरुआत हुई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, कि मतलब हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और साथ ही साथ क्या हुआ, इसके बाद से बड़ा जुलूस जो है, इतना बड़ा जुलूस तब निकला था और सीधा अब निकला। पुलिस कमिश्नर का नोटिस, माफ़ कीजिए,
पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। अब ये अमुक अमुक क्यों लिखा है? यानी कि कुछ भी बकवास धारा बनाते थे। इस धारा के अनुसार तुम सवेरे को जलेबी नहीं खा सकते, पकौड़े शाम को नहीं खा सकते, कुछ भी लगाते थे। उनको जो भी लगता था ना कि हमारी हुकूमत के आड़े जो भी आ रहा है उसको रोकने के लिए कानून बनाओ, यानी कि वो कानून जो लोगों की भलाई के लिए नहीं, सिर्फ हुकूमत की भलाई के लिए बनाए जा रहे थे। ऑलराइट, आप यदि, हाँ ठीक है, कहाँ थे हम बच्चों? इस वक्त हम यहाँ पर है। अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे, यानी कि जो लोग काम करने वाले थे, उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी। यानी कि उनको भी पता था कि कौन कौन जो है ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, समाज सुधारक या सोशल वर्कर्स कौन है ना। और फिर जो पार्टी के नेता कौन है, बड़े बड़े लीडर्स को पहले ही नोटिस दे दिया गया था कि भाई हुड़दंग मत मचाना, नहीं तो हम पहले बता रहे हैं कानूनी कार्रवाई करेंगे और जेल में ठूसेंगे तुमको। पर हिंदुस्तानियों ने तो सोचा था यार तुमको जो करना है तुम करो, है ना, कि आप सब अगर भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे, हम जेल में ठूसेंगे। इधर कैंसिल की तरफ से, माफ़ कीजिए, काउंसिल की तरफ, काउंसिल होगा ये, है ना, काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। कौन सी काउंसिल की बात हो रही है सर? यहाँ पे लिखा है ना बच्चों, काउंसिल की तरफ से। सर यहाँ पे कौन सी काउंसिल की बात हो रही है बच्चों? जो हमारे आज़ादी के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ काम किया था, तो उनकी जो काउंसिल थी उस काउंसिल की बात यहाँ पे की जा रही है कि ठीक। और इस टाइम का जो है खबर अंग्रेज़ों को नहीं पढ़ना चाहिए। 4:24 दोपहर को झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। ऑलराइट, ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जी का जुलूस निकला। ठीक 4 बजकर, इस वक्त हम कहाँ हैं बच्चों? इस वक्त हम यहाँ हैं सर। ठीक 4:10 पर नेताजी का जुलूस निकला। उनको चौरंगी पर ही रोका गया। चौरंगी यानी कि एक तरीके से चौराहा, चार रास्तों का सम्मेलन। पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। नेताजी बहुत बड़े नेता थे, उनके साथ काफ़ी लोग थे, तो इतनी भीड़ थी कि पुलिस रोक ना पाई। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। भाई अब लाठी चार्ज करो, हम रोक नहीं पा रहे। बहुत आदमी घायल हुए। मैदान, अब देखो ध्यान से समझो, मैदान के मोड़ पर, है ना, यानी कि मैदान जो है उस तक पहुंचे नहीं थे अब तक। मैदान में जाकर के झंडा फहराना था, उसके मोड़ पर उससे पहले ही लाठियां चलानी शुरू की कि मैदान में मत जाने दो, नहीं तो ये लोग झंडा फहरा देंगे, झंडा फहराने से रोको। बहुत आदमी घायल हुए लाठी चार्ज में। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। नेताजी का सम्मान लोग ऐसे ही थोड़ी करते हैं। ऐसे जिनको नहीं पता, नेताजी की जो वाइफ हैं वो इंडियन नहीं थी, पर उन्होंने भी इंडिया के लिए काफ़ी कुछ किया है, ठीक है। वो तो मतलब इंडियन कल्चर से ही नहीं थी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे, वंदे मातरम की। लोग मार रहे हैं, मारने दो, कोई बात नहीं यार, अब आज़ादी की बात है। इसी से ये पाठ जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इसलिए डाला है कि बच्चे थोड़ा सीखे कि जो हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है ना, कि मतलब मार्क्स अच्छे नहीं आए, या फिर पढ़ा था पूरा दिन वेस्ट कर दिया खाली फ़ोन में बकवास वीडियोस देखने में, फिल्म्स देखने में, ये सारी चीज़ें, तो इन सब चीज़ों से बाहर आओ, ठीक है। इन सब चीज़ों से बाहर आने में ही समझदारी है, इन सब चीज़ों से ही बाहर आया जाता है। और अगर सच में कोई फ़िल्म देखनी है तो काफ़ी अच्छी फ़िल्म्स जो हैं वो देख सकते हो। वैसे जिन बच्चों को नहीं पता, मैं यूट्यूब के अपने हर वीडियो के हिंदी के कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। शुभम संभव नाम से कमेंट्स आते हैं तो मैं ही कमेंट कर रहा हूँ। काफ़ी बच्चों को लगता है सर हमको विश्वास नहीं हो रहा आप ही हैं, नहीं वो मैं ही हूँ। तो कमेंट सेक्शन में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पर लोग इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके बता सकते हैं। काफ़ी अच्छी फिल्म्स है जो आप देख सकते हैं, देशभक्ति से रिलेटेड या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, है ना। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर वो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। तो ये सारी चीज़ें हुई, पर सुभाष बाबू जो है उनको आगे बढ़ना ही था। वो सुभाष बाबू ज़ोर से वंदे मातरम बोल रहे थे, उन्हें लाठियाँ पड़ रही थी। इस वक्त हम कहाँ हैं? ज्योति मर्रे गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। यानी कि ज्योति मर्रे गांगुली जी जो है सुभाष बाबू के साथ, जो उनके मित्र थे, वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बोला आप नेता हैं, आप साइड में आई, साइड इधर आ जाइए। सुभाष बाबू ने बोला कोई नहीं, लाठियाँ पड़ रही है, पढ़ने तो आगे बढ़ना है, मैं साइड नहीं हटूंगा। ये लोग मुझे देख कर के आए हैं।
वैसे ये एक डायलॉग भी है ना काफ़ी फेमस केजीएफ फिल्म में, कि जो माँ होती है हमारे मेन हीरो रॉकी की, वो उनसे कहती है ना कि ये डायलॉग सुभाष बाबू पे काफ़ी फिट बैठता है कि अगर तुम में हिम्मत हो कि 1,000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं तो तुम सिर्फ एक जंग जीत सकते हो, पर अगर 1,000 लोगों ने हिम्मत कर ली कि तुम उनके सामने खड़े हो तो तुम पूरी दुनिया जीत सकते हो। तो ये जो डायलॉग है ना बच्चों, ये एग्जैक्टली नेताजी के ऊपर जो है फिट बैठता है। इस वक्त हम एग्जैक्टली कहाँ हैं? इस वक्त हम यहाँ पे है कि ज्योति मरे गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा कि आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है, कि ये लोग मुझे देख करके आए हैं, यहाँ पर मेरे लिए आए हैं, मैं कैसे पीछे हट जाऊँ डंडों के डर से। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे थे, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। यानी कि सब लोग जो है अपनी सुनी सुनाई बातें लिखते थे, कहते थे, पर सुभाष बाबू करनी में विश्वास रखते थे। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। वह अपनी यह अपनी आंख से देखा। किसने देखा? लेखक ने सब अपनी आंख से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। इनकी पुलिस भी यार, ये तो कंट्रोल नहीं हो रहा, मारो जोर से, तो पागलों जैसा लाठी चला रही थी कि कंट्रोल तो करना ही है। भाई बेखौफ हो सुभाष बाबू वंदे मातरम बोले जा रहे हैं, हार नहीं मान रहे। अब क्षितिज चटर्जी का नाम आया। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका उनका बहुत खून बह रहा था, ठीक है, बहता हुआ खून देखकर आंख मीच जाती थी। यानी कि क्षितिज चटर्जी जो है उनके सर पे लाठी लग गई, खून निकल गया, तो लोग जो है ना उनकी आंखों में आंसू आ गए थे ये सब देख करके। ये मतलब मैं क्या बताऊं इसके बारे में, कि लोग आज़ादी के लिए, अब किसी का सर फट गया, इसमें हम किसको दोष देंगे? इसमें क्या नेताजी का दोष है, जुलूस का दोष है, पुलिस का दोष है, या खुद क्षितिज चैटर्जी का दोस्त है? खुद क्षितिज चैटर्जी का दोष है? किसका दोष है? इसमें क्या फर्क पड़ता है? पर उनका सर फट गया, खून निकल रहा है, लेकिन पुलिस रुक नहीं रही है, और शायद रुक भी नहीं सकते क्योंकि भीड़ भी नहीं रुकना चाहती। वो सिर्फ झंडा फहराना चाहते हैं, जिस देश में उनका जन्म हुआ उसमें आज़ादी से सांस लेना चाहते हैं। और इसको देख करके सबकी आंखें नम हो गई। इधर हालत ये हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी कि पुलिस रोक रही। इधर ये सब कुछ हो रहा है मैदान में, और वहाँ मॉन्यूमेंट में जहाँ पुलिस की पकड़ थोड़ी ढीली हो गई, मैंने बताया ना 6 बजे से पहरा पड़ा है, 2-3 बजे जब उनका थोड़ा उनको लगा कोई नहीं आएगा, तो बहुत सारी स्त्रियां आ गई और मॉन्यूमेंट पर चढ़कर झंडा फहरा दिया और आज़ादी की घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंची थी, प्रायः सबके पास झंडा था, सबके हाथ में झंडा था। वह जो जो वॉलंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे, कि मतलब पुलिस, थोड़ी बहुत पुलिस वहाँ पे थी, काफ़ी लोग बोर होके चले गए थे, पर कुछ पुलिस थी मॉन्यूमेंट पे। उनको क्या पता था भाई 2-3 बजे दोपहर में इनको जोश चढ़ेगा अचानक, सुबह से ठंडे थे, तो उन्होंने काफ़ी लाठियां मारी, पर स्त्रियां वहाँ से लाठियां खाने के बाद भी हटी नहीं। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। उनको पता था नेता यही है, तो सुभाष चंद्र जी को पकड़ लिया गया, सुभाष चंद्र बोस जी को, और गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठाकर लाल बाजार यानी कि दूर लॉकअप में कहीं भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, यानी कि स्त्रियां चली गई, उसके बाद भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए, स्त्रियों पर भी, सोचो लड़कियों पर भी डंडे चला रहे हैं साले। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए, यानी कि पुलिस के भी काफ़ी लोग इस वक्त घायल हो गए। धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। धर्म तल्ला एक मोड़ है, कोई गांव का नाम भी हो सकता है, उसके मोड़ पर आकर जुलूस जो ग्रुप था स्त्रियों का वो टूट गया, और उन कुछ लोग आगे चले गए उस मोड़ से, और 50-60 स्त्रियां मोड़ पर ही बैठ गई। कि मतलब पुलिस अब इस जुलूस का पीछा ना कर ले, मोड़ को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, हमारे ऊपर गाड़ियां चलाएंगे, क्या चलाओगे तो चलाओ, है ना। इस वक्त हम कहाँ पे हैं बच्चों? पुलिस ने पकड़कर लाल बाजार उनको दस्ती उठा करके, यार रास्ता मत छेको, हमको जाके आगे रोकना है लोगों को। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, एक भाग आगे बढ़ा और उस भाग को कोई रोके ना, इसलिए 50-60 स्त्रियां रास्ते में बैठ गई थी। ठीक है, लाल बाजार कहाँ बैठ गई थी वो लोग? धर्मतल्ले के मोड़ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पे है, आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी बहुत बड़ी भीड़ पर। इस प्रकार करीब पौने घंटे के बाद पुलिस की लॉरी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया, और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रिजलाल गोयनका जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहे थे और दमदम जेल में भी अपने साथ थे,
पकड़ा गया, अपने साथ था, पकड़ा गया। मैं थे बोल रहा हूँ क्योंकि मुझसे बड़े थे और उनका सम्मान से नाम लेना चाहिए। तो लेखक जिनको जानते थे एक अपने बृजलाल गोयनका जी, जो उनके साथ जेल में, लेखक भी जेल गए हैं आज़ादी के लिए, इससे ये पता चलता है। जेल में भी उनकी मुलाकात हुई थी, काम करते थे ये लोग आज़ादी के लिए, जेल में भी आंदोलन वगैरह करते थे। उनको पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया, ठीक है। पहले तो झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतने ज़ोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उस एक अंग्रेज़ी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर सर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बृजलाल गोयनका जी की बात हो रही है, जिन्हें लेखक पहले से जानते थे, ठीक है। मदालसा भी पकड़ी गई। मदालसा जो है वो भी, हमने पाठ में आगे पढ़ा था ना, दो स्त्रियों का नाम, जो मतलब स्त्रियों के विद्यालय में जाकर के झंडा को फहराया गया, है ना। झंडोत्सव लिखा गया था, इस शब्द का प्रयोग किया गया था, झंडे फहराने का उत्सव मनाया गया। उनकी लीडर को भी पकड़ लिया गया। वो लीडर्स को पकड़ते थे कि उनको पता है कि मतलब भेड़ चाल में काफ़ी लोग आते हैं, तो नेता को पकड़ो, अच्छा रहेगा। उससे मालूम हुआ था कि उनको थाने में भी मारा था, है ना, मतलब उनको थाने में मारा था और फिर भी पकड़ा पकड़ा और थाने में मारा। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस में से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए, है ना। कि रात को 9 बजे छोड़ दिया कि भाई 400-500 लोग को धर तो लेके आए हैं, जेल में कब तक रखेंगे भाई, इतना राशन किधर से आएगा। और जेल की भी अपनी कैपेसिटी, छोड़ दो यार सालों को, हमको हमारा काम था कि इनको 26 जनवरी को झंडा फहराने से रोके। कई जगह फहरा दिया, कई जगह हमने रोक दिया, अब छोड़ दो इनको। तो काफ़ी लोगों को छोड़ दिया। अब कांग्रेस ऑफिस के बाहर काफ़ी लोग आए थे वहाँ पे, उस समय तो एक ही पार्टी थी, तो वहाँ पे लोग पार्टी से उम्मीद करते थे। काफ़ी लोग घायल थे, पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता, कुछ की हालत काफ़ी संगीन थी, उनको बहुत चोटें लगी थी, है ना। डॉक्टर दास गुप्ता, इस वक्त हम यहाँ हैं, डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देख रेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय 67 आदमी वहाँ पर थे, ठीक है, वहाँ पर आ चुके थे, यानी कि कई लोग वहाँ पे घायल हुए थे, है ना। और 103 लोग पहुँच गए वहाँ पे फिर वो डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए। फिर लोगों को मालूम हुआ, लोगों को जब देखा गया तो पता चला कि 108 आदमी जो है अस्पतालों में पहुँचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग है ना। कि मतलब काफ़ी लोग ऐसे थे कि जो अस्पताल आए पर उनको छोटी मोटी चोट थी, तो उनको थोड़ा बैंडेज वैंडेज किया, घर भेज दिया। काफ़ी लोग जिनको सीरियस चोट थी उनको रखना पड़ा अस्पताल में। इस प्रकार 200 लोग घायल हुए, काफ़ी बड़ा आंकड़ा है ये, ठीक है। छोड़े 200 लोग, अरे 200 लोग बहुत बड़ी मात्रा होती है का, ठीक है। और काफ़ी लोगों को इतनी चोटें नहीं आई होगी कि उन्हें अस्पताल जाना गया हो, पर जुलूस में तो हज़ारों लोग गए थे। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला कितने लोग पकड़ा गया, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। इतने स्त्रियों को तो जेल में डालना पड़ा। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है, यानी कि आज कुछ ऐसा हुआ है जो अपूर्व है। इस वक्त हम कहाँ हैं? इस वक्त हम यहाँ हैं बच्चों। आज जो वो अपूर्व, यानी कि आज से पूर्व, आज से पहले ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। और अंग्रेज भी समझ गए यार ये देश पे राज करना धीरे धीरे थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। 1930 में जब पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया 26 जनवरी को, तब इतना कुछ नहीं हुआ। 31 में साला इतना हुड़दंग मचाया, 32 में क्या करेंगे ये ससुरे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी मुश्किल थी उनके लिए समझना। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश से धुल गया। कि काफ़ी लोग जो है ये कहते थे कि कलकत्ता में कोई काम नहीं होता, जबकि कलकत्ता तो राजधानी लोग कहते हैं इसको, यहाँ पे कोई काम नहीं होता। तो कलकत्ता ने आज मनवा लिया अपना लोहा कि यार इतना सारा आंदोलन आज यहाँ पे हुआ, अंग्रेज़ों को भी नाकों तले चने चबवाए, भर भर के जेल में डाले, फिर भी कई जगह हमने झंडे लगाए। तो ये जो है ये सारी चीज़ें कलकत्ता ने भी अपना लोहा मनवा लिया। सोचने लगे, इस वक्त हम यहाँ हैं, सोचने लगे यहाँ कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है कि और चीज़ें हम आगे कर सकते हैं। तो बच्चों ये पूरी डायरी का वृतांत था। अब इसमें आपको याद क्या क्या रखना है बच्चों? इसमें आपको याद सबसे पहले ये रखना है इस चैप्टर में कि क्या क्या चीज़ें हुई। जैसा मैंने आपको बताया, अलग कैसे था इस बार का 1931 का, 30 का नहीं, 31 का स्वतंत्रता, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को नहीं, 1931 का स्वतंत्रता दिवस। मकानों को सजाया गया, दुकानों को सजाया गया, मानो आज़ादी मिल गई। बड़े बड़े मकानों पर झंडे लगा दिए गए, है ना। लोगों ने अलग अलग
अलग अलग मैदानों में, अलग अलग विद्यालयों में झंडे फहराए, रास्तों में एक अलग सी नवीनता मालूम हुई। और आपको ये सारे नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नेताजी का नाम आप याद रख सकते हैं खाली, ठीक है। और अविनाश बाबू का, जो शुरू में दिया गया था, जिनको घुसने नहीं दिया गया, जो बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष थे, ठीक है। ये दो नाम आप याद रखिए, काफ़ी है। और आपको याद रखना है स्त्रियों का क्या योगदान था। स्त्रियों का ये योगदान था कि उन्होंने भी भारी संख्या में आज़ादी के लिए आंदोलन किए। 105 स्त्रियों को जेल में डाला गया, तो उससे आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी स्त्रियां हुई होंगी, है ना। सबको तो लॉरियों में भर के नहीं लेके जा सकते ना, है ना। तो स्त्रियों का योगदान था, स्त्रियों ने भी लाठियां खाई, स्त्रियों ने भी सीढ़ियों पर चढ़ करके, पाठ में लिखा गया है कि लाठियां लग रही थी, पर जो स्त्रियां वॉलंटियर थी, वॉलंटियर पार्ट भी लिखा गया है पाठ में, वो हिली नहीं। स्त्रियों ने बिना हिले लाठियां खाई, झंडे फहराए, नारे लगाए। गुजरात सेविका संघ का नाम रखा है, सेविका संघ मैंने बताया था, सेविका सेवक नहीं, सेविका यानी कि स्त्री। गुजरात सेविका संघ ने भी अपना योगदान दिया। तो ये जो 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको इस पार्ट से याद रखने हैं। बच्चों ये पार्ट यहीं तक था। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया हो। जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट मेन क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। मैं हूं शुभम गुप्ता या शुभम संभव। आपके समय के लिए शुक्रिया।